हेलो एवरीवन, आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो उसमें आपको बताए थे कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर किया जाता हो, ऐसे सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी को भी हम लोग दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और दूसरा को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब होता है ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता हो, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता हो, और जिसको हम सिंपल एल्जेब्रिक रूल से एडिशन कर सके। तो ऐसे सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग इसके डिफिनेशन पार्ट्स को देखते हैं। तो क्या कह रहा है स्केलर क्वांटिटी, कह रहा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely depend upon the magnitude, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता हो। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है अगर नंबर के साथ यूनिट लिख दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता हो, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता हो, और जिसको सिंपल एल्जेब्रिक रूल से जोड़ा जा सके, घटाया जा सके, ऐसे सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, अब यहां एल्जेब्रिक रूल कहने का मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि एक मास है 10 केजी का और दूसरा मास है 5 केजी का, तो इसको जोड़ दिए, प्लस कर दिए, तो ये कितना हो गया, 15 केजी का हो गया। ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सिंपल एल्जेब्रिक रूल। तो डिफिनेशन क्लियर हो चुका होगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड बट नॉट अपॉन द डायरेक्शन एंड व्हिच कैन बी एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल याद रखेंगे क्योंकि देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ एग्जांपल आएंगे। तो एग्जांपल में आप याद रखेंगे डिस्टेंस, मास, टाइम, डेंसिटी, जिसमें आप डेंसिटी को याद रखेंगे, ठीक है, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क को याद रखेंगे क्योंकि ये सब आने का चांसेस काफी ज्यादा है। एनर्जी, दुनिया का किसी भी टाइप का एनर्जी जो है वो सारा का सारा स्केलर क्वांटिटी के अंदर आ गया। पावर, ठीक है। उसके बाद दो एक्सेप्शन भी है, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं मानता है, इसलिए इस क्वांटिटी को उठा के हम लोग स्केलर क्वांटिटी के अंदर रख देते हैं। फिर प्रेशर भी सेम, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं मानता, इसलिए प्रेशर को भी हम लोग क्या किए हैं, स्केलर क्वांटिटी के अंदर रख देते हैं। क्लियर। और भी बहुत सारा है पर ये मेजर आप याद रखेंगे। उसके बाद दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर, मतलब स्केलर क्वांटिटी का कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है, मतलब कोई भी आप सिंबल लेके आप स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर जब वेक्टर क्वांटिटी का बात होगा तो कोई भी सिंबल लेंगे उसके ऊपर अगर हम एरो बना देंगे तो वो अपने आप बता देता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर एकदम है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो कहता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी which depend upon the magnitude as well as direction and also obey the vector law of addition are called vector quantity। मतलब ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पर भी निर्भर करता हो, डायरेक्शन पर भी निर्भर करता हो, और साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जिसमें ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ ये सब आ जाता हो, उसको भी ओबे करता हो, मानता होता है, ऐसे सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या कर रहा है, दोज फिजिकल क्वांटिटी which depend upon the magnitude as well as direction and also obey the vector law of addition are called vector quantities। कह रहा है a vector quantity is represented by putting an arrow over the symbol। कह रहा है कि कोई भी सिंबल ले लो, जैसे हम एक सिंबल ले लिए a, इसके ऊपर अगर हम एरो बना देंगे तो अपने आप समझ में आ जाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम कोई दूसरा ले लिए स्मॉल r और उसके ऊपर तीर बना दिए तो वो भी क्या कर रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। OA एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, F एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी सिंबल को लेके अगर उसके ऊपर एरो बना दे तो वो कैसे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल में याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। होता क्या है, तो कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में अपने मोशन को कंटेन किया हुआ है तो उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। फिर फोर्स हो गया, देखिए आपको याद ये सब रखना है क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के। इंपल्स, फोर्स गुना टाइम, कहता है कि अगर कोई बहुत बड़ा फोर्स, लार्ज फोर्स बहुत कम समय के लिए किसी बॉडी में लग रहा है तो वो इंपल्स के अंदर आ जाता है। क्लियर है। इंपल्स भी याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस है। टॉर्क
किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा के उसको हम घुमा दें, टर्न कर दे, ऐट दे, तो ऐसे घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। कपल का मतलब दो फोर्सेस हो गया जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, कपल। और इसको याद रखेंगे, कपल एक स्पेशल वेक्टर के अंदर आ जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग फ्री वेक्टर कहते हैं। आगे इसको डिस्कस करेंगे, पर अभी आप याद रखेंगे कि कपल कैसा वेक्टर के अंदर आ जाएगा, फ्री वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिया है कि कपल किस तरह के वेक्टर होता है, तो वहां पर आप फ्री वेक्टर को मारेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट था सर कि वेक्टर को हम लोग एरो के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो होता क्या है उसको भी आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक फोर्स है F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम मान लिए कि 10 न्यूटन, ध्यान दीजिएगा, हम मान लिए कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे जो 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और साथ ही साथ हम लोग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री का एक एंगल खींचेंगे जो डायरेक्शन को बताता हो। तो याद रखना है यहां एरो क्या बता रहा है, तो एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे अभी क्या बोला हूं कि F इक्वल टू 50 न्यूटन, तो हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे, तो वो जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। थीटा जो है 30 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है। और किसी भी एरो का जो एक पॉइंट होता है उसको हम लोग टेल कहते हैं, जहां से स्टार्टिंग होता है तो वो उसका टेल होता है, और जहां एंड होता है उसको हम लोग हेड कहते हैं। तो यहां से ये पता चल रहा है कि एरो जो है मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है, और इनिशियल से फाइनल पॉइंट भी बता रहा है। तो आई होप आपको स्केलर वेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का बहुत सारा टाइप है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में आज डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला याद रखेंगे इक्वल वेक्टर, नाम से ही पकड़ में आ रहा है। इक्वल वेक्टर का मतलब हो गया कि अगर कोई दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो क्या कह रहा है, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्वल वेक्टर का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या नन ऑफ दिस। तो वहां पर 0 डिग्री। देखिए क्यों, डिफिनेशन पार्ट्स में ही बता रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो अगर एक ही लाइन में जा रहा हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर जो है F1, उसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन, ठीक है। और हम मान लिए हैं कि लेट 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम एक दूसरा वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं A, तो उसका हम लोग मैग्नीट्यूड कितना ले लिए, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 50 न्यूटन जो है 5 सेंटीमीटर को कर रहा है। और हम यहां पर F1 एक वेक्टर है 50 न्यूटन और दूसरा वेक्टर A मान लिए है 5 सेंटीमीटर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे F1 और A जो है एक इक्वल वेक्टर का एग्जाम्पल है। कोई कंफ्यूजन नहीं। जनरली आपको जो पढ़ाई करना है, हम बार बार बता रहे हैं, वेक्टर में फोर्सेस के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन करना है, तो एग्जांपल भी मोस्टली हम वही ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एक दूसरा वेक्टर आ जाता है जिसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो कहता है कि कोई दो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। इसका मतलब है कि टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, पर उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। और एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, नहीं तो पाई होगा, ठीक है। जैसे यहां पर दिख रहा है एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 10 है, तो वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, पर ए अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो बी क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहां पर हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर एकदम हो रहा है।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि दुनिया के किसी भी पार्टिकल को या बॉडी को अगर ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया जाए, देखिए जहां पर तीनों एक्सिस आके मिलता है वैसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर है, तो अगर किसी भी पार्टिकल को या किसी भी वेक्टर को ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्लियर एकदम हो गया। पोजीशन वेक्टर एक रेफरेंसेस होता है, मतलब ओरिजिन एक रेफरेंसेस होता है जहां से किसी भी बॉडी या पार्टिकल को हम लोग लोकेट करते हैं। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया। मतलब अगर किसी भी पार्टिकल को ओरिजिन से दर्शाया जाए तो ऐसे वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे। नहीं तो दूसरा एक और आसान सा डिफिनेशन, ए वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ऐसा कोई भी वेक्टर जो ओरिजिन से दर्शाया जाता हो ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और इसको जनरली हम लोग देखते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय आर और ऊपर में एरो लगा देंगे। ये मोस्टली सारे पोजीशन वेक्टर को इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल या कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर है तो ये इसका ओरिजिन हो गया, और ये पी पॉइंट जो है वो पार्टिकल इस जगह पर है, मतलब एक्स एक्सिस के लिए ये पोजीशन वेक्टर होगी। अगर हम लोग स्पेस के बारे में बात करें या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें, अगर तीनों एक्सिस के को लेके पढ़ाई करेंगे तो उसको हम लोग स्पेस कहेंगे, और अगर दो एक्सिस को लेके पढ़ाई करेंगे तो उसको हम लोग प्लेन कहेंगे या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहेंगे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन से इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। मान लेते हैं कि ये जो ए पार्टिकल है वह एक्स एक्सिस से x1 दूरी पर है, वाई एक्सिस से y1 दूरी पर है और जेड एक्सिस से z1 दूरी पर। तो इसका हमको पोजीशन निकालना होगा। तो सबसे पहला जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 0 0। और अगर हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो r इज इक्वल टू x1 माइनस 0। अगर कोई भी वेक्टर x एक्सिस में होगा तो उसको हम लोग i कैप से दर्शाएंगे। अगर कोई वेक्टर y एक्सिस में होगा तो उसको j कैप से दर्शाएंगे, और अगर कोई वेक्टर z एक्सिस में होगा तो उसको k कैप से दर्शाएंगे। ये वेक्टर का नोटेशन करने का तरीका है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर में पढ़ेंगे। पर अभी याद रखना है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो हम उसमें i लगा देंगे, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि पार्टिकल किधर जा रहा है, बॉडी किधर जा रहा है। i रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को, y रिप्रेजेंट करेगा j एक्सिस को और z रिप्रेजेंट करेगा k एक्सिस को। यहां तक समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। तो x1 माइनस 0 इनिशियल पॉइंट, क्या बोले, x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को। x एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, i कैप से, i कैप से। फिर उसी तरह प्लस y1 माइनस 0, ये देखिए y1 माइनस 0, y के तरफ है तो कौन सा लगाएंगे, j कैप, और प्लस z1 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, k कैप। तो फाइनली किसी भी पोजीशन वेक्टर को निकालने का क्या तरीका है, x1 i कैप, y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। ये देखिए एग्जांपल से यहां पर समझ जाते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेट है 2 5 3। पूछ रहा है कि बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू, बस ये x कोऑर्डिनेट दिखाएगा, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट के लिए लिख देंगे 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 3k कैप, और ये आप पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल का निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये सब सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है। फटाफट इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी बॉडी का, पार्टिकल का या किसी फिजिकल क्वांटिटी के इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजिशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब किसी निश्चित समय में कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और किस डायरेक्शन में किया है, जो उसके बारे में बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा याद रखना। आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि सर एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी बॉडी का, पार्टिकल का या फिजिकल क्वांटिटी का इनिशियल और फाइनल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता हो इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और दूसरा एक और आसान आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो हम तो क्लियर है कि हम यहीं से ओरिजिन से किसी बॉडी का पोजीशन को देखेंगे। तो इनिशियली मान लेते हैं कि बॉडी ए पॉइंट पर था, तो अगर ओरिजिन से किसी बॉडी या पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके लिए जो वेक्टर यूज होता है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। देखिए, अगर सिंपल आपको ऐसा लिखा रहता r1 बराबर 4 मीटर, तो ये आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। पर अगर हम कोई वेक्टर लिखा हुआ है और उसके ऊपर ऐसा तीर बना हुआ है, तो याद रखना है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ डायरेक्शन भी बता रहा है। तो क्लियर रखना है कि अगर सिर्फ कोई सिंबल लिखा है, एरो का साइन नहीं दिया हुआ है, तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर एरो दे दिया है तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन दिया हुआ है। तो यहां पर क्या है कि इनिशियल पॉइंट पर एक कोई बॉडी था या पार्टिकल था, तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर देख लीजिए। थोड़े देर के बाद ये ए पॉइंट से बी पॉइंट चला जाता है, ये फाइनल पॉइंट पर आ जाता है, तो फिर ओरिजिन से ही हम इसको देख रहे हैं, तो उसके लिए दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर आप फिगर को अच्छे से देख पा रहे होंगे तो एरो को जरा मिलाइएगा। देखिए, एरो से पता चल रहा है ओ से ए हम गए होंगे, नहीं तो हम ए से बी जाएंगे, तो डायरेक्ट हम ओ से बी पहुंच सकते। एकदम क्लियर हो गया कि बी पॉइंट मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। और फाइनल पॉइंट पहुंचने के लिए दो रास्ता है, ओ से ए प्लस ए से बी इज इक्वल टू ओ बी, या डायरेक्ट ओ बी आप चले जाइए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। देखिए, आप एरो को खाली देखिए, ये इधर गया, फिर ये एरो इधर गया, ये डायरेक्ट यहां चला गया। तो यहां से आप नोटिस करेंगे कि ओ बी का मतलब हो गया R2 पोजीशन वेक्टर, और ओ ए का मतलब हो गया R1 पोजीशन वेक्टर। तो एक नया डिफिनीशन आपको बन गया, क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, कि द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं, देखिए फिगर से ही आपको सारा क्लियर कर दिए हैं। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ए बी का। क्लियर, और इसी को हम लोग डिफिनीशन पार्ट्स में डाल देते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 4 6, और दूसरा कोई पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 7 8 मान लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर R1 निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर R1 तो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस में है i से रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस में है j से रिप्रेजेंट करेंगे, और z एक्सिस में है तो k से करेंगे। उसी तरह R2 क्या हो जाएगा, तो R2 आपको हो जाएगा 4i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 8k कैप। अब हमको क्या निकालना है, हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, कहां से, ए बी से। तो क्या होता है, R2 माइनस R1 मीन्स फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो 4 में से 2 गया तो ये हो गया 2i कैप, 7 में से 4 गया 3j कैप, और 8 में से 2 गया 2k कैप। तो ये आपको क्या निकल गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल ए बी। तो आई होप अब आराम से आप किसी भी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है इधर? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको आप एग्जांपल में डाल देंगे, ठीक है, फिगर बना के एग्जांपल में डाल देंगे। चलिए अब नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है। देखिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो ऐसे वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ए और बी दोनों को हम किस नाम से जानेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। बस ये याद रखना है कि ऐसा कोई भी दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो ऐसे वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे। तो इफ टू और मोर वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट इज नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर। यहां ऑब्जेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि टू वेक्टर आर ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज
90 डिग्री। इसको एकदम अंडरलाइन कर लेंगे। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इवन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर का एंगल कितना होता है, तो वहां पर 90 डिग्री मारेंगे। तो फटाफट इसको नोट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। तो यूनिट का मतलब होता है वन, इकाई। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता हो, ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ये यूनिट वेक्टर का बस एक ही काम होता है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के तरफ हम दर्शा रहे हैं तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के तरफ है तो जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर जेड एक्सिस के तरफ है तो के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बस एक ही सिग्निफिकेंस है, एक ही काम है कि इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, अगर किसी वेक्टर को या किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर दर्शाते हैं तो उसको हम लोग आई कैप से दर्शाते हैं। देखिए आई लिख देंगे और कैप बना देंगे। अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस में है तो जे कैप लिख देंगे, और अगर जेड एक्सिस में है तो के कैप लिख देंगे। मतलब अगर हम ऐसा वेक्टर लिख दिए हैं, ए एक वेक्टर है और 2i लिख दिए, इसका मतलब है कि एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 2 और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। अगर हम इसको ऐसे लिख देते एक वेक्टर ए है जिसको 1i ऐसे लिख देते, तो हम कहते कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहेंगे। और यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है। मतलब अगर एक्स एक्सिस है तो आई कैप से दर्शा दिए तो डायरेक्शन बता रहा है, वाई एक्सिस है तो जे कैप से रिप्रेजेंट कर दिए तो वाई की तरफ का डायरेक्शन बता रहा है, और अगर जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है तो के से रिप्रेजेंट कर दिए तो जेड एक्सिस को कह रहा है। ठीक है, अब कहता है ए यूनिट वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिट वेक्टर को हम इस रिलेशन से निकालते हैं। कहीं कहीं ए कैप के जगह डायरेक्ट लैम्डा भी लिखा रहता है या स्मॉल एन भी लिखा रहता है अलग अलग बुक में। ठीक है, पर याद रखना सिंबल अगर हम कैप इस तरह से डाल देते हैं तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है, तो किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से, ये नीचे वाले टर्म को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो सिर्फ सिंबल दे दीजिए, नहीं तो ऐसे करके मॉड बना दीजिए, तो ये भी मैग्नीट्यूड को ही दर्शाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल आपको बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस ऑब्जेक्टिव में भी है और इवन सब्जेक्टिव में भी रहता है। कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए। ठीक है, एक वेक्टर ए है, इसका हमको पता करना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, मान लेता हूं ये आई कैप है प्लस 2j कैप है प्लस 3k कैप है, अपने मन से हम रैंडम ले लिए। तो क्या बोला, सबसे पहला इसका सॉल्यूशन पार्ट्स में आएंगे तो हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, सबसे पहला मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड में, या तो सिर्फ लेटर लिख देना है। तो मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है कि स्क्वायर रूट डाल देना है और आई के पहले जो भी कोफिशिएंट है उसको लेके उसका होल स्क्वायर करना, प्लस फिर जे के पहले जो भी कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर करना, और प्लस फिर के पहले जो भी कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर करना। यही तरीका है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का। तो यहां से आप नोटिस कर रहे हैं 1 + 4 + 9, तो यहां से इसका जो वैल्यूज आ रहा है वो √14 आ रहा है। कोई कंफ्यूजन है? अब हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पढ़े हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है, तो i + 2j और प्लस 3k डिवाइडेड बाय √14। अब इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल भागा दे देंगे, 1/√14i और प्लस 2/14j और प्लस 3/14k। तो ये यूनिट वेक्टर निकल गया। अब डिफिनीशन क्या बोला, तो हम यहां से चेक कर लेते हैं।
कहता है ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, वही यूनिट वेक्टर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो यूनिट वेक्टर निकला है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है ये है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अभी तुरंत पढ़ें, किसी भी वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर रूट डाल देना है, आई के पहले जो भी है उसका स्क्वायर कर देना है, तो 1/√14 का होल स्क्वायर, प्लस जे के पहले जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के पहले जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और सब को जोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट उसका निकाल दीजिए। तो फाइनली आप चेक करेंगे तो ये 1 आ रहा है। इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर हो गया। बात समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो फटाफट यहां पर आप क्या करेंगे, होमवर्क नोट कर लेंगे, HW। ठीक है, पहला फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर दे दे रहा हूं A, इसका वैल्यू दे दे रहा हूं 3i प्लस 2j और प्लस 7k। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर दे दे रहा हूं b इज इक्वल टू i माइनस 2j और प्लस 3k। एक तीसरा भी दे दे रहा हूं, तीनों का यूनिट वेक्टर निकालना है अलग अलग। ठीक है, 2i और प्लस 3k। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगा, स्क्वायर रूट और i के पहले जो भी रहेगा उसका, j के पहले जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, प्लस k के पहले जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, और फिर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भगा देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, और चेक करके हम दिखा देंगे। क्लियर एकदम है, फटाफट इसको नोट कीजिए, और अब जो रिमेनिंग छोटे छोटे वेक्टर बचा हुआ है टाइप्स, उसको भी आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, को इनिशियल वेक्टर। नाम से ही पकड़ में आ रहा है कि अगर बहुत सारा वेक्टर एक ही पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो, नहीं तो बहुत सारा वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर रहा हो, तो ऐसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है, द वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट कॉमन। मतलब बहुत सारे वेक्टर को को इनिशियल तभी कहेंगे जब बहुत सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा। कह रहा है कि ए, और नहीं तो इसको दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं, और इफ टू और मोर वेक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट देन इट इज नोन एज कोइनिशियल वेक्टर और बाउंड वेक्टर। बाउंड का मतलब होता है बांधना, इसका मतलब एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारा वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो उसको हम लोग कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे, नहीं तो बाउंड वेक्टर कहेंगे। अगर टेल सबका फिक्स है तो कोइनिशियल वेक्टर, और अगर सबका हेड फिक्स हो जाए, एक ही जगह कॉन्साइड करे, तो उसको को टर्मिनल वेक्टर कहेंगे। क्लियर एकदम है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, को प्लेनर वेक्टर। को का मतलब होता है साथ में, प्लेन का मतलब होता है दो एक्सिस से मिला हुआ जगह को प्लेन कहते हैं। तो को प्लेनर वेक्टर, इसका मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड हो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, कुछ भी हो, पर एक ही प्लेन में लाई करे, तो ऐसे वेक्टर को को प्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो क्या कह रहा है, इफ टू और मोर वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन देन इट इज नोन एज को प्लेनर वेक्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां पर आप देख पा रहे हो कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उस दोनों के बीच में दो वेक्टर है पर एक ही प्लेन में है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, को प्लेनर वेक्टर कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, को लीनियर वेक्टर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और को का मतलब होता है साथ में। इसका मतलब बहुत सारा वेक्टर एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, पैरेलल हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। तो इफ टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन देन इट इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। जहां पर आप देख पा रहे होंगे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बहुत सारा वेक्टर लग रहा है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि मान लेते हैं कि कोई रस्सी खींचने वाला हम लोग गेम खेल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 10 बच्चा उस साइड है और 10 बच्चा इस साइड है। तो देखिए एक ही रस्सी पर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड लग रहा है, पर सब एक ही लाइन में है, तो इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर कह रहे हैं। ओके, लास्ट आ जाते हैं नल और जीरो वेक्टर। कहता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और वह वेक्टर पूरे स्पेस में कहीं भी लोकेट किया जाता हो, तो ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं। तो कह रहा है ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, इज नोन एज जीरो वेक्टर। इट इज लोकेटेड एनीवेयर इन द स्पेस, हम इसको कहीं भी स्पेस में लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां स्पेस हो जाएगा, स्पेस, एनीवेयर इन द स्पेस। इट ओनली रिप्रेजेंट द ओरिजिन, मतलब जीरो वेक्टर का एक ही काम होता है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट करना।
तो आई होप आज आपको वेक्टर, उसके टाइप्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लगातार क्लासेस मिलते रहेगा, आप जरा भी टेंशन में मत लीजिए, बस आप जितना पढ़े हैं और जो आप पढ़ाई करेंगे उसको बार बार रिवीजन करते जाइए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू।